मैं डॉक्टर श्वेता। वेलकम टू मेड टॉक बाय मिस्टर एस। आप लोग का दिवाली कितना स्पेशल रहा जरूर बताएगा। नाउ लेट्स स्टडी। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हड्डी टूटती है तो असल में होता क्या है? आज हम इसी सफर पर निकल रहे हैं। हम ये समझेंगे कि डॉक्टर्स एक टूटी हुई हड्डी को कैसे देखते हैं, उसकी कहानी कैसे बयान करते हैं और फिर उसे वापस जोड़ने के लिए क्या करते हैं। अब ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो एक बहुत ही आम फ्रैक्चर है। लेकिन एक एक्सरे वो सिर्फ एक काली सफ़ेद तस्वीर नहीं होती। ये तो एक कहानी बताती है, अपनी एक अलग भाषा में, जिसे डॉक्टरों को समझना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक साधारण सी इमेज से चोट की पूरी गंभीरता का पता लगा लेते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फ्रैक्चर होता क्या है, फिर एक्सरे को पढ़ते कैसे हैं, डॉक्टर्स ब्रेक को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, बच्चों और एथलीट्स में फ्रैक्चर की बात करेंगे और ये भी कि ऑपरेशन करना है या नहीं, और आखिर में फ्रैक्चर की देखभाल में क्या चुनौतियां आती हैं उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब कोई डॉक्टर फ्रैक्चर शब्द का इस्तेमाल करता है तो उनका असल में मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो फ्रैक्चर का मतलब है हड्डी का टूटना, लेकिन मेडिकली इसका मतलब है हड्डी की जो बाहरी हार्ड लेयर होती है ना, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें कोई दरार आ गई है या वो टूट गई है। और बस यही वो रुकावट है जिसे डॉक्टर एक्सरे में ढूंढ रहे होते हैं। अब देखिए, फ्रैक्चर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन इस बात पर होता है कि हड्डी कितने टुकड़ों में टूटी है। अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो हड्डी के सिर्फ 2 मुख्य टुकड़े होते हैं, लेकिन अगर ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है तो मतलब हड्डी कई टुकड़ों में बिखर गई है, और जाहिर है इससे इलाज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक्सरे को देखना एक बात है और उसे पढ़ना बिल्कुल दूसरी। ये एक कला है। तो आइए समझते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर इन तस्वीरों का मतलब निकालते कैसे हैं। एक एक्सरे को ना एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए। हड्डी के जो बाहरी कठोर दीवारें हैं, मतलब कॉर्टिकल बोन, वो एकदम चमकीली सफेद दिखती हैं। अंदर का जो नरम स्पंजी ढांचा है, यानी ट्रेबेक्युलर बोन, वो ग्रे रंग का दिखता है। और फ्रैक्चर है वो गहरी काली लाइन, वो दरार जो दिखाती है कि ये ढांचा आखिर टूटा कहाँ से है। ठीक है, तो अब हम बेसिक बातें समझ गए हैं। अब बात करते हैं उस खास भाषा की जिसका इस्तेमाल डॉक्टर एक फ्रैक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है, जिससे वो एक दूसरे से ठीक से बात कर पाते हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं। पहला शब्द है डिस्प्लेसमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हड्डी का जो दूर वाला टुकड़ा है वो अपनी सही जगह से कितना खिसक गया है। इसे अक्सर हड्डी की चौड़ाई के हिसाब से ही नापा जाता है, जैसे एक शाफ्ट की चौड़ाई का डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है एंगुलेशन, मतलब टूटी हुई हड्डी किस एंगल पर मुड़ी हुई है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ये मोड़ किस तरफ है, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ। और यही चीज ये तय करने में मदद करती है कि हड्डी को वापस सीधा करने की जरूरत है भी या नहीं। फिर आता है फ्रैक्चर ओरिएंटेशन, मतलब फ्रैक्चर लाइन का पैटर्न कैसा है, और ये पैटर्न बता सकता है कि चोट लगी कैसे थी। जैसे एक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो सीधा होता है वो सीधी चोट से हो सकता है, जबकि एक स्पाइरल फ्रैक्चर जो घूमता हुआ होता है वो अक्सर किसी घुमाव या मरोड़ वाली चोट से होता है। और ये जानना ट्रीटमेंट प्लान के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, सारी हड्डियां एक जैसी नहीं होती, और ये बात बच्चों और एथलीट्स पर तो खास तौर से लागू होती है। उनकी हड्डियां थोड़ी अलग होती हैं और इसीलिए उनमें फ्रैक्चर भी अलग तरह के हो सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, बड़ों की हड्डियां एक सूखी टहनी जैसी होती हैं, जरा सा दबाव पड़ा और टूट गईं। लेकिन बच्चों की हड्डियां एक हरी ताजी टहनी की तरह होती हैं। वो टूटने के बजाय अक्सर मुड़ जाती हैं या झुक जाती हैं, और इसीलिए उनमें बकल फ्रैक्चर जैसी अनोखी चोटें देखने को मिलती हैं, जहां हड्डी पूरी तरह टूटती नहीं, बस एक तरफ से दब जाती है। बच्चों की हड्डियों में एक बहुत खास हिस्सा होता है जिसे ग्रोथ प्लेट कहते हैं। यहीं से हड्डी लंबी होती है। अब अगर इन ग्रोथ प्लेट्स में फ्रैक्चर हो जाए तो ये चिंता की बात हो सकती है। इन चोटों को समझने के लिए एक सिस्टम है, साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन। आइए इसे एक एक करके समझते हैं।
टाइप 1 फ्रैक्चर सीधा ग्रोथ प्लेट से होकर गुजरता है। टाइप 2, जो सबसे कॉमन है, ग्रोथ प्लेट से होता हुआ हड्डी के मेन हिस्से में जाता है। अब टाइप 3 और आईवी, ये ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ये जोड़ के अंदर तक चले जाते हैं और हड्डी की ग्रोथ पर असर डाल सकते हैं। और टाइप 5, वो सबसे गंभीर है। ये एक तरह की क्रश इंजरी है, जो ग्रोथ प्लेट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य में हड्डी का बढ़ना रोक सकती है। अब बात करते हैं एथलीट्स की। उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत आम है। ये एक झटके में हड्डी टूटने जैसा नहीं है। नहीं, ये समय के साथ होता है, बार बार पड़ने वाले तनाव के कारण, जैसे कि दौड़ने से। इससे हड्डी में छोटी छोटी दरारें पैदा हो जाती हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर को पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। एक ट्रेन्ड आंख के बिना ये लगभग अदृश्य होते हैं। कभी कभी तो इसका इकलौता सुराग हड्डी के चारों ओर एक बहुत हल्की सी सूजन होती है, जिसे डॉक्टर पेरिओस्टियल रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि अगर लगातार दर्द हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही शुरुआती एक्सरे नॉर्मल क्यों न दिखे। ठीक है, तो फ्रैक्चर का पता चल गया। अब अगला सबसे बड़ा सवाल आता है, इसका इलाज कैसे किया जाए? और इसका जवाब हमेशा सर्जरी नहीं होता। चलिए बांह की हड्डी यानी ह्यूमरस के फ्रैक्चर का उदाहरण लेते हैं। पहले इसका इलाज ज्यादातर बिना ऑपरेशन के ही किया जाता था, एक स्प्लिंट और फिर एक फंक्शनल ब्रेस के साथ। लेकिन अब सर्जरी भी एक बहुत कॉमन ऑप्शन बन गया है, जिसमें प्लेट्स और स्क्रू लगाए जाते हैं। और जाहिर है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और यहीं पर एक ज़रूरी बात आती है, सबूत हमेशा बिल्कुल साफ नहीं होते। कई स्टडीज़ का ये बड़ा सा एनालिसिस यही बताता है कि हमारे पास हमेशा पक्के सबूत नहीं होते कि सर्जरी ही बेहतर ऑप्शन है। आखिर में फैसला कई चीज़ों पर निर्भर करता है। मरीज कैसा है, फ्रैक्चर किस तरह का है, और सर्जन का अनुभव क्या कहता है। तो चलिए अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लेवल पर जो चुनौतियां हैं उन्हें देखते हैं। क्योंकि फ्रैक्चर का सही और समय पर पता लगाना हमेशा उतना आसान नहीं होता। 49 ये नंबर क्या है? ये एक अस्पताल में सिर्फ 3 महीने के अंदर इमरजेंसी रूम के डॉक्टरों से मिस हुए फ्रैक्चर की संख्या है। 49 ये हमें याद दिलाता है कि इतने बिजी हाई प्रेशर वाले माहौल में गलतियां हो सकती हैं। एक और बहुत बड़ी चुनौती है गैर ज़रूरी एक्सरे। मिसाल के तौर पर टखने की चोट के लिए इमरजेंसी रूम में आने वाले लोगों में से सिर्फ 15% को ही असल में फ्रैक्चर होता है। और यहीं पर ओटावा रूल्स जैसे क्लिनिकल नियम काम आते हैं। ये डॉक्टरों को ये तय करने में मदद करते हैं कि असल में एक्सरे की ज़रूरत किसे है। इससे समय भी बचता है, पैसा भी, और रेडिएशन की फालतू डोज भी। और ये चार्ट दिखाता है कि एक सही सिस्टम कितना बड़ा फर्क ला सकता है। इस अस्पताल ने देखा कि सिर्फ डॉक्टरों को एजुकेट करने से ओटावा रूल्स को फॉलो करने का रेट 73% से बढ़कर 81% हो गया। ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब उन्होंने असल में अपने काम करने के तरीके यानी रेफरल प्रोसेस को ही बदल दिया, तो ये रेट सीधा 99% पर पहुंच गया। ये एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि बात सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, बात है एक बेहतर सिस्टम बनाने की। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारे पास अपने शरीर के अंदर झांकने, टूटी हुई हड्डियों को देखने और समझने की कमाल की भाषा और टेक्नोलॉजी है। लेकिन असली चुनौती तो ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम हमेशा सही चीज़ को सही समय पर हर एक मरीज के लिए देख रहे हैं।